हेलो सर। ध्यान दें, मैं संतोष कुमार मिश्रा आपको प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लासेज में संत कबीर विद्यापीठ चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद साहित्यिक भाषा के विकास में योगदान क्या था इसको बता दिए थे। अब आपको इसमें नया पैटर्न मिलेगा साहित्यिक भाषा के विकास के बाद कि गद्य का विकास कैसे हुआ और इस गद्य में भाषा का सृजन कैसे हुआ। तो यहाँ हम नोट करेंगे गद्य साहित्य का विकास, गद्य साहित्य का विकास। अब देखें, ये गद्य साहित्य का जो विकास हमारे सामने आया है तो ये भाषा से ही बन करके जब 19वीं सदी में खड़ी बोली का विकास हुआ तो खड़ी बोली के विकास के बाद प्राचीन जनक जो मिले उनका नाम था अमीर खुसरो, जिसका हमने इतिहास में नाम बताया कि इनका एक नाम अबुल हसन भी है, लेकिन हमारे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना गया। तो गद्य साहित्य के विकास में इन्होंने एक अपना सिद्धांत बताया कि गद्य है क्या। गद्य के विषय में अगर चर्चा किया जाएगा तो गद्य को अगर हम पढ़ते हैं तो परिनिष्ठित खड़ी बोली के रूप में पढ़ते हैं। यह मित्रों आप जानिएगा कि गद्य कभी भी लय तुक छंद की भाषा में नहीं पढ़ी जाती है। जब भी पढ़ी जाती है तो यह खड़ी बोली परिनिष्ठित शब्दों में पढ़ी जाती है और इसका भाव या इसका व्याख्यान अगर हम समझते हैं तो खड़ी बोली की भाषाओं से ही समझ करके उसे हम किसी भी प्रकार से जान सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें 2 पॉइंट आपके सामने आता है। गद्य साहित्य के विकास में, गद्य साहित्य के विकास में चर्चाएं। तो गद्य साहित्य के विकास में जो चर्चाएं हमारे सामने मिलती हैं उसमें सबसे पहले अगर नाम आएगा तो साहित्य के इतिहास में आधुनिक जनक का नाम। अगर हम आधुनिक जनक के बारे में चर्चा करेंगे तो आधुनिक जनक जो हैं यानी भाषा की, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आधुनिक जनक हैं और प्राचीन जनक का नाम हमने आपको बताया था कि प्राचीन जनक अमीर खुसरो हैं। जब भाषा साहित्य का विकास हुआ या भाषा साहित्य के बारे में आधुनिक जानकारी मिली तो गद्य साहित्य को आलोचकों ने यानी बांटने का प्रयास किया। तो गद्य साहित्य को आलोचकों ने बांटने का प्रयास किया तो उसमें एक हमें जानकारी मिली कि 1800 ईस्वी से लेकर 1850 तक का जो समय है यही आधुनिक यानी नवीन भाषाओं के जानने का एक पूर्व श्रेय मिला कि आधुनिक जनक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उन्होंने 1850 में यानी जन्म लिए। उसके पहले का जो समय था इतिहासकारों ने उसे जब बांटा तो उसका नाम उन्होंने रखा पूर्व भारतेंदु युग। क्या नाम रखा? पूर्व भारतेंदु युग। ये पूर्व भारतेंदु युग का समय जो है यह आपके सामने मिल रहा है 1800 से लेकर के 1850 तक रहा। अब इसमें हिंदी गद्य के उन नायकों के विषय में हम जानेंगे कि 1800 से लेकर के 1850 के बीच वह हिंदी गद्य के कौन से उन नायक हैं जिन्होंने यानी भारतेंदु जी से पहले अपने नाम की चर्चाएं इसमें लाए हैं। तो इसमें हिंदी गद्य के 4 उन नायक के विषय में
हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये 4 उन्नायक हैं। सबसे पहला नाम है, आप लोगों को पता होगा, इंसा अल्लाह खां का नाम आपके सामने आता है, इंसा अल्लाह खां। दूसरे राइटर हैं, उनका नाम आता है मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इनका नाम आता है। और तीसरे उन्नायक हैं, उनका नाम है लल्लू लाल, यह भी इसी में आ जाते हैं। और लल्लू लाल के बाद अगर चौथे उन्नायक का नाम हम लेते हैं तो चौथे उन्नायक का नाम है सदल मिश्र, सदल मिश्र। ये 4 उन्नायक इसमें मिले। इन्होंने भाषा के विकास में अपनी पहली पुस्तक लिख करके ही यानी विकसित हो गए। इंसा अल्लाह खां की रचना है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। सबसे पहले इन्होंने इस विषय को जाना। रानी केतकी की कहानी के बाद अगर चर्चा किया गया तो दूसरी रचना मुंशी सदा सुखलाल की है जिसका नाम है सुख सागर, सुख सागर की चर्चा की गई। और सुख सागर के बाद तीसरे राइटर हैं जिनका नाम है लल्लू लाल, उनकी रचना है प्रेम सागर, प्रेम सागर। और चौथे एक राइटर मिलते हैं जिनका नाम है सदल मिश्र, उन्होंने अपनी रचना नासिकेतोपाख्यान को लिखे, नासिकेतोपाख्यान को लिखे। और यह चारों रचनाओं में मित्रों क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो खड़ी बोली की विकासशीलता में इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी को लिखे, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर को लिखा और लल्लू लाल ने प्रेम सागर को लिखा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है, चाहे वो आपके क्लास के लिए, बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए या कंपटीशन में भी इसकी चर्चाएं होती हैं। क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली की रचना सबसे पहले किस पुस्तक में की गई। तो हाँ, आप जवाब देंगे कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अगर किया गया तो लल्लू लाल की वह रचना है जिसका नाम है प्रेम सागर। इस तरह से आप कमेंट करते हुए विषयों के बारे में आगे बढ़ते रहेंगे। और आधुनिक जनक के जो साहित्यकार हैं, भारतेंदु जी का नाम तो बाद में आया, लेकिन यहीं से उनके नामावली की चर्चाओं का शुरुआत होता गया। अब इस काल में इन राइटरों ने अपनी एक एक केवल पुस्तकों को लिखा पूर्व भारतेंदु युग में और उससे चर्चित हो गए। इन लोगों की रचनाओं में परिनिष्ठित भाषा का सबसे ज्यादा योगदान रहा। इनकी जो रचनाएं बनी, इन रचनाओं में जो शब्द पाए गए वो बड़े रोचक और भावात्मक पाए गए। इनकी भाषाओं में विचारात्मक शैली का बहुत ज्यादा महत्व था और ये भावात्मक तथ्यों पर भावात्मक रूपों से अपनी रचनाओं को लिखते हुए आज इस हिंदी गद्य साहित्य के विकास में अपना योगदान दिए। हमने आपको आगे चर्चा भी किया कि गद्य साहित्य के विकास में अगर गद्य का नाम लिया गया तो गद्य जो भाषा है, गद्य जो रूप है, यह एक लय तुक छंद के रूप से नहीं बनी हुई है, यह खड़ी बोली परिनिष्ठित शब्दों से बनी है। इस प्रकार से इसका विकास हुआ और विकास होते हुए फिर गद्य साहित्य के इतिहास पर हम चले। गद्य साहित्य का इतिहास। विभाजन, तो विभाजन पर अगर हम चले तो गद्य साहित्य के इतिहास के विभाजन को अगर देखा जाए तो यानी विद्वानों ने इसको भी अगर मुख्य रूप से विकसित किए तो 4 भागों में इसे बांट करके और इसका अलग अलग नामकरण किए। पहले खंड का नाम है, अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा है भारतेंदु युग। तो पहले का नाम भारतेंदु युग पड़ा।
भारतेंदु युग का जो समय हमारे सामने मिलता है वह 1850 से लेकर 1900 तक पाया जाता है। और फिर अगर चर्चा किया गया तो दूसरे युग का नाम आया, तो भारतेंदु युग के बाद का जो समय रहा वह आपका है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आता है, और द्विवेदी युग का जो समय आता है यह 1900 से लेकर के 1920 तक रहता है। तो दूसरा काल रहा, और 1920 के बाद तीसरे काल का नाम आ जाता है। तीसरा काल आपका है छायावाद युग के नाम से, छायावाद युग। इसका समय काल 1920 से लेकर के 1936 तक पाया गया। और 1936 के बाद अगर देखा जाए तो चौथा काल है। चौथे काल का नाम अगर हम चर्चित करते हैं तो यह है प्रगतिवाद युग के नाम से, प्रगतिवाद युग। इसका समय काल 1936 से लेकर के मूलतः अगर देखा जाए तो 1953 तक है, लेकिन विद्वानों ने 1936 से आज तक का समय इसके साथ जोड़ दिया। अब यह चारों युग जो है यह गद्य साहित्य के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा। पहले युग का नाम रहा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद दूसरे युग का नाम रहा द्विवेदी युग, और फिर तीसरे युग का नाम रहा छायावाद युग, और चौथे युग का नाम रहा प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रयोगवाद युग का भी नाम मित्रों आ जाता है, और इसके साथ प्रश्नोत्तरवाद युग का भी नाम आ जाता है। तो जिस प्रकार से लेखकों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे और जिस प्रकार से लेखकों के विषय वस्तु के बारे में बताएंगे, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे और नेक्स्ट विषय के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, भारतेंदु युग नाम आया। भारतेंदु मंडल का नाम भारतेंदु मंडल कैसे पड़ा, थोड़ा सा आप इसकी व्याख्यानों को, इसके व्याख्या को समझ लें। समझ लेने के बाद तब उन गद्यकारों के विषय में जानेंगे। देखिए, आपको पता है कि भारतेंदु युग का शुरुआत जो है वह 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक बताया गया। इसमें भारतेंदु युग के सबसे प्रतिनिधि जो लेखक के रूप में हैं, उन्हें कवि भी कहा गया है। पद्य में कवि की भी व्याख्या मिली है, चर्चा मिली है। और गद्य में देखा जाए तो गद्य में लेखक के बारे में, अब लेखक में वह जितनी विधाओं का जन्म होता है सभी विधाओं में उनका नाम आता है। वह कहानी, नाटक, उपन्यास, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ एकांकियों में भी रुचि लिए हैं। और वह भारतेंदु मंडल के सबसे प्रियदर्शी, सबसे रोचक और सबसे महान राइटर के रूप में हैं, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, यह अपनी पहली जो रचना को प्रकाशित किए 1867 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहली अपनी रचना को प्रकाशित किए। और उसके बाद प्रकाशित करने के बाद अगर इनका नाम देखा गया तो 1867 से लेकर के 1885 तक, 1885 तक के मध्यस्थ ही सारी रचनाओं को इन्होंने करते हुए अल्पायु में ही इस दुनिया से, इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन इतने दिन के ही समय में इन्होंने विधाओं के क्षेत्रों में इतना ज़्यादा, यानी अपनी भाषा शैली का उत्थान कर देते हैं, विकास कर देते हैं, कि जिससे आज भी यह जो साहित्यकार आधुनिक बने, इनका नकल करने वाले भारतेंदु मंडल से लेकर के छायावाद मंडल या द्विवेदी मंडल या प्रगतिवाद मंडल के अनेक लेखक
इनके शैलियों का प्रारूप अपनाना चाहे, लेकिन इनके जो व्याख्यान रहे, इनके जो रूप रहे, उस प्रकार से आज तक अभी भावात्मक वह शब्द नहीं पाया गया जिस प्रकार से इन्होंने इतने कम समय में अपनी रचनाओं को लिखते हुए विकसित हुए। और इनकी रचनाओं में आप जैसे इनकी एक निबंध रचना की रूपरेखा आप पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, उसमें यह भारत वर्ष के विकास के बारे में विशेष चर्चा किए हैं और भारत वर्ष के लोगों के विषय के बारे में चर्चा किए हैं कि भारत वर्ष का विकास कैसे हम अपनी सीमाओं में कर सकते हैं। और भी इनकी रचनाएं उस समय की मिलती हैं, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है, इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। तो ऐसे तमाम यानी गद्यों की रचना किए। इस भारतेंदु मंडल में 4 लेखकों में सबसे श्रेष्ठ रहे। भारतेंदु मंडल के अगर लेखक का नाम चर्चा किया जाए तो भारतेंदु मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर हम बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। प्रताप नारायण मिश्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आधुनिक राइटर हैं, इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, यह भी इसमें आते हैं। और बालकृष्ण भट्ट के बाद अगर देखते हैं तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन आते हैं। ये 4 राइटर जो हैं आपके भारतेंदु मंडल के हैं और चारों राइटर आपके साहित्य में अपने अपने क्षेत्र के एक विशेष प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, एक विशेष प्रसिद्ध नाटककार के रूप में हैं, एक विशेष प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में हैं। अब इनमें अलग अलग लोगों की ख्यातियां मिलती हैं कि कोई केवल कहानी के क्षेत्र में, कोई केवल नाटक के क्षेत्र में या निबंध के क्षेत्र में विकसित हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहानी, नाटक, उपन्यास सबके क्षेत्र में विकसित हैं। तो सबसे पहला जो अनूठा नाम आपके सामने लिया गया वह भारतेंदु मंडल के राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जितनी विशेषता थी वह प्रायः आपको बहुत अधिक में नहीं लेकिन बहुत संक्षेप में भी नहीं, आपको विशेष तौर पे एक जानकारी के आधार के नियम के लिए मैंने बता दिया कि एक कहानी, उपन्यास या नाटक में जो रुचि लिए उसमें इनका योगदान इस प्रकार मिला। अगले राइटर जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने गद्य में एक अपनी रचना बात नामक लेख को लिखे हैं। इसके बाद इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण नामक पत्रिका। तो इन्होंने इस प्रकार की रचनाओं को लिखते हुए इस साहित्य में, इस गद्य के विकास में अपना विशेष नाम दिए हैं। और इनकी जो रचनाएं मिलती हैं इससे यह पता चलता है कि यह भी निबंध संग्रह के क्षेत्र में रह करके कुछ मौलिक और कुछ अनुदित दोनों प्रकार की बातों का वर्णन अपने इस साहित्य में मिलाए हैं। तो मौलिक और अनुदित यानी पुस्तकों को लिखते हुए ये विकसित होते हैं। अब पंडित प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु जी की अगर भाषा शैली का थोड़ा सा तुलना हम लोग करते हैं तो उसमें दोनों लोगों का विशेष योगदान, दोनों लोगों का विशेष नाम आता है। लेकिन भारतेंदु जी जो हैं उनका कथनात्मक शैली, जो कथन अपनी व्यक्त करते थे प्रक्रियाओं में, उनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र से उनका थोड़ा सा यानी उत्तम और सर्वोच्च वह रूप रहा। तो इस कारण से भारतेंदु मंडल में सबसे अगर प्रतिनिधित्व करने वाले राइटर का नाम लिया गया तो उसमें
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आया, तब वह जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र के नाम की चर्चा करते हैं। यानी गद्यकारों ने यह भी बताया कि सन 1850 में उत्पन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 में ही इस संसार से, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो 1900 तक का समय क्यों भारतेंदु मंडल का माना जाता है? इसमें एक कथन आपके सामने मिलता है कि 1885 तक इन्होंने अपनी समय सीमा का विस्तार बना करके अपने साहित्य की रचना जरूर किए, अपने विशेष प्रगाढ़ता में शैलियों की रचना जरूर किए, लेकिन जब इनके समाप्त होने के बाद अगर देखा गया तो इनके नीचे इन तीनों यानी लेखकों ने यह कहा कि अभी उसी मंडल का हम लोग यानी रचना करने वाला और भाव बनाने की प्रक्रिया में अपनाने वाले जो साहित्यकार हैं, हम लोग भी अपनी शैली में इन रचनाओं को प्रदर्शित करेंगे और यह हमारा समयकाल जो 1900 तक चलेगा और 1900 के बाद का जो समय रहेगा वह हमारे लिए हो सकता है अमान्य रूप की ख्यातियां एक स्थापित करें, लेकिन अभी हम अपनी भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। तो इस भाषा शब्दों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी कुछ रचनाओं को दिखाए। फिर इसी में बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। यह भी यानी पत्र पत्रिकाओं के संपादन में अपना योगदान दिए और पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अगर देखा जाए तो यह भी गद्य की विधा में, निबंध के क्षेत्र में, कुछ उपन्यास के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास रचना है जिसका नाम है नूतन ब्रह्मचारी। इस नूतन ब्रह्मचारी में इन्होंने पूर्व प्रेमचंद युग के विशेषताओं का मार्मिक विवरण दर्शाए हैं और अपनी भाषा शैली में उस शब्दावलियों का विशेष एक महत्वपूर्ण, एक रोचक, एक मार्मिक शब्द मिला करके हिंदी साहित्य के लिए विशेष श्रेयस्कर रहे हैं। तो इस तरह से बालकृष्ण भट्ट का भी नाम चर्चित होता है। बालकृष्ण भट्ट के बाद बद्री नारायण चौधरी, इनकी एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेम घन, यह भी आता है। तो इस साहित्य के बारे में अगर हम जानते हैं कि इस राइटर ने क्या योगदान दिया, तो यह भी एक अपनी पत्रिका लिखे हैं जिसका नाम है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी में इन्होंने अपने भाषा शैली का, अपने गद्य रोचकता का विशेष यानी क्षेत्र का योगदान देते हुए इन्होंने इस रचना को किए और यह प्रकाशित रचना इतिहास में, गद्य साहित्य में सबसे रोचक मानी जाती है। इस काल में अगर देखा जाए तो अन्य राइटरों का भी कुछ नाम आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर राइटर हैं तो यह चार हैं। इन चार लोगों ने विशेष तौर से अपना योगदान दिया। इसी काल में एक आते हैं निबंधकार जिनका नाम है अगर देखा जाए तो वह श्याम सुंदर दास के नाम से जाने जाते हैं। वह निबंध के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में अपने कुछ दृश्यों को दिखाए हैं। उन्होंने भी एक पत्रिका का संपादन किए हैं। उस पत्रिका का नाम है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। सन 1893 ईस्वी में इसी यानी समूह के रहने वाले राइटर 1893 ईस्वी में वाराणसी में एक सभा में इन्होंने अपनी एक रोचकता अपनाए थे और एक साहित्यिक शैली को मिलाए थे। 1893 ईस्वी में इनकी बनी हुई जो एक सभा की स्थापना का रूप हमारे सामने मिलता है, उस सभा का नाम है काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी इन्होंने स्थापना किया, काशी नागरी प्रचारणी सभा। और इस काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने के बाद इसी के नाम से इन्होंने अपने एक पत्रिका का संपादन भी कर दिया।
उस पत्रिका का नाम हो गया आने वाले समय में काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। और इस पत्रिका में उनका जो उल्लेख आता है, उस उल्लेख में ये सारी बातें क्लियर होती हैं। और धीरे धीरे इन लोगों की यह भाषा शैली, धीरे धीरे इन लोगों के भाषा साहित्य का योगदान विकसित हो जाता है। तो भारतेंदु युग का यह समय बहुत महत्वपूर्ण आपके यानी गद्य क्षेत्र में रहा। और भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग जो इसके समयकालीन आता है, दूसरे युग का नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में अगर हम बात करते हैं तो द्विवेदी मंडल के राइटर हैं। तो द्विवेदी मंडल के राइटरों में हम सबसे पहले नाम लेते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी मंडल का समय आता है। और द्विवेदी मंडल का यह समय अगर देखा जाए तो यह है आपका, जैसे यहाँ लिखा गया है कि मूलतः अगर मिलेगा तो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। इस पर कल भी जब हम थोड़ा सा चर्चा काव्य में कर रहे थे तो बताए थे, इस सस्पेंस को आप लोग अपने दिमाग में अगर रखेंगे तो उसे क्लियर कर लीजिए। 1918 तक जीवित रहे केवल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए उनके विषय की चर्चा की गई। और उसके बाद का जो समय है 2 वर्ष आगे बढ़ जाता है। तो इनके मंडल के कुछ राइटर हैं जिन्होंने इस समय काल को 2 वर्ष बढ़ा करके 1920 मान लिए थे। तो उस काल में सबसे पहली प्रकाशित जो रचनाएं मिलती हैं वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मिलती है। किसकी रचना मिलती है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मिलती है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं यह अपने निबंध को भी लिखते हैं और निबंध के साथ साथ कुछ कहानी में भी रोचकता इनके आती है। इनकी एक रचना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में इस प्रकार से यानी अपनी रोचकता को दिखाए हैं कि निबंध के क्षेत्र में किस किस शैलियों का ये प्रयोग करते हैं। तो ये विचारात्मक शैली को मिलाते हैं। और विचारात्मक शैली के बाद अगर हम देखते हैं तो एक विवेचनात्मक शैली, व्याख्यानात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली को मिलाकर के उस यानी निबंध की रचनाओं को दिखाए हैं। और दिखाते हुए हिंदी साहित्य में अगर और चर्चा किए हैं तो ये पत्रिकाओं का और पत्रिकाओं के साथ कहानियों का संपादन किए हैं। इनके समय काल में 1903 ईस्वी में, जैसे 1893 में श्याम सुंदर दास का नाम आता है, वैसे 1903 ईस्वी का समय आता है। और 1903 ईस्वी के समय में इन्होंने एक मासिक पत्रिका का संपादन करते हैं। जो मासिक पत्रिका अगर बात किया जाए तो बहुत प्रकाशित है। इसको कंपटीशन के लिए, इसको आपके क्लास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन कब किया गया? तो जवाब दिया जाता है सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है मित्रों? 1903 ईस्वी में किया गया है। तो इस प्रकार का तर्क अगर आपके सामने कभी भी मिलता है, कभी भी पूछा जाता है, तो इन बातों का आप जवाब दें। और युगों के विकास में आप यह जरूर ध्यान रखें कि किस युग की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं और उन रचनाओं में कौन सी रचनाएं मौलिक हैं और कौन सी रचनाएं अनुदित हैं। इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चाएं आपको जब आगे पाठ पढ़ाए जाएंगे विधाओं के बारे में, तो विधाओं में मिलेगा कि कौन से यानी विधाओं में कौन सी कहानी, कौन से नाटक, कौन से उपन्यास अनुदित हैं और कौन से यानी अनुदित के अलावा मौलिक हैं। इस पर तभी हम चर्चा कर सकते हैं। अभी आपको केवल युगों के विस्तार में क्या क्या चीजें मिली
और किस किस चीज़ों पर क्या रोचकताएं आईं और किस प्रकार से विकास हुआ और साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया, केवल हम इसी चीज़ों पर चर्चा किए हैं। तो आपको पत्रिकाओं के बारे में बता दिए। अब इस मंडल के आने वाले राइटरों में अगर देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरे राइटर मिलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी मंडल में माने गए हैं। बाद में इन पर कुछ बेतर्क की बातें हुई हैं, लेकिन वह बात आलोचकों के द्वारा किया गया है। जो प्राथमिक बातें हैं उस पर अगर हम देखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना आपके सामने मिलती है, अशोक के फूल। अशोक के फूल में और दूसरी रचना इनकी है कुटज में इनकी प्रतिभाओं का विशेष महत्व मिलता है। और विशेष महत्व उस रूप में मिलता है कि ये ऐसे साहित्यकार हैं, ये ऐसे गद्यकार हैं कि जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में अगर अपने शब्दों का, अगर अपने रचनाओं का विस्तार दिखाए हैं तो इनके विस्तार में पता चल जाता है कि हाँ, इसमें किस प्रकार का भावात्मक रूप और आगे आकर के मिल सकता है और क्या इनके शब्दों में तर्क आ सकता है। इन चीजों को मिला करके अगर भाषा शैली का विशेष, गद्य का विशेष महत्व इनके रूप में मिला हुआ है तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में है। यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद इनकी महत्ता मिलती है। आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया कि ये केवल आपके द्विवेदी युग के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण रहे, उसी समय उन्होंने अपने नामकरण के आधार पर एक युग का नाम रखे, शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग में केवल उन्होंने दो राइटरों को मिलाया है, एक में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम और दूसरे तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है शुक्ल युग में। तो इस युग को केवल वह अपने नाम के आधार पर रखे हैं, विद्वानों ने इस मत को माना नहीं। इस नाते आपके गद्य साहित्य के इतिहास में उनकी रोचकता कम पाई जाती है, लेकिन वह एक बहुत बड़े निबंधकार रहे और बहुत बड़े निबंधकार के रहने के कारण उनकी यह साहित्यिक शैली, उनका यह साहित्यिक रूप बताता है कि उन्होंने अपनी रचना चिंतामणि में विशेष तौर से यानी अपनी भावनाओं का प्रारूप दिखाए हैं और दोनों प्रकार से यानी राइटरों को अपने मत में लाए हैं। तो आज की कक्षाओं में मैं भारतेंदु युग के बारे में और द्विवेदी युग के बारे में मित्रों चर्चा किए हैं। अब इसके बाद आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके अगले विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।